हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसे इस टॉपिक का नाम है एनर्जी कंसिडरेशन यानी ऊर्जा विचार। यानी केमिकल हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि केमिकल्स रिएक्शंस जो होती हैं उनमें एनर्जी चेंज होता है यानी ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जैसे कुछ अभिक्रियाएं होती है जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसका हम इस प्रकार से हम एनर्जी कंसिडरेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यानी केमिकल्स रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, उसमें कोई ना कोई एनर्जी चेंज होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होता। तो एनर्जी चेंज के आधार पर ही हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी चेंज हुआ। उसी प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शंस बताते हैं कि अभिक्रिया की प्रगति क्या है। तो इस प्रकार एनर्जी चेंज को हम जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं एक ग्राफ के मध्य, और ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की प्रगति और पोटेंशियल एनर्जी के मध्य हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। उस ग्राफ को प्लॉट करके हम उस एनर्जी कंसिडरेशन बताते हैं यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बताते हैं। तो जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया अभिक्रिया की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। तो ध्यान रखना इस ग्राफ के अंदर किस किस के बीच खींचा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की प्रगति। तो एक होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या होता है, आपस में कोई बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं। तो जैसे इसमें कुछ चेंज होता है तो इसकी एनर्जी बढ़ने लग जाती है, बढ़ती बढ़ती एक स्टेज पे आती है। इस स्टेज के बाद एनर्जी इसकी बढ़ती नहीं है, इसी स्टेज पे बनती है एक संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होता है कि सबसे जो अनस्टेबल होती है वो यही मैक्सिमम एनर्जी की होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड फॉर्मेट बन रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे रिएक्शंस प्रोग्रेस होती है तो नए बॉन्ड बन जाते हैं, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, तो बनता है प्रोडक्ट। अगर इस प्रकार का कुछ ग्राफ है जिसमें क्या है रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ग्राफ में, प्रोडक्ट की यहाँ आ रही है, मतलब यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी कम हो गई। तो कितनी एनर्जी कम हुई और कम हुई एनर्जी कहाँ गई, यानी बाहर उत्सर्जित हुई है। तो इससे इस प्रकार की रिएक्शन का जो ग्राफ आएगा वो किसके लिए आएगा, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए आएगा, ठीक है। किसके लिए आएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला, तो इसे हम बोलेंगे रे रिएक्शंस एनर्जी। यानी क्या होती है ये, अभिक्रिया उष्मा, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी, ठीक है। और रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो गैप है ये वाला जो गैप होगा इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी गैप को जितने मॉलिक्यूल पार करेंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो नहीं करेंगे वो वापस रिएक्टेंट में ही रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसी प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में भी पोटेंशियल एनर्जी और अभिक्रिया की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ध्यान रखना एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो कहने का मतलब है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट का जो ग्राफ आएगा नीचे आएगा और प्रोडक्ट का प्लॉट जो बनेगा ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, उसने एनर्जी रिएक्टेंट ने क्या की, ग्रहण की है, एक्सेप्ट की है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो ग्राफ का जो फ्लो आएगा वो कहाँ आएगा, इसका प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, रिएक्टेंट का नीचे आएगा, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शंस एनर्जी यानी अभिक्रिया ऊष्मा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको पता रखना है इस ग्राफ के अंदर कि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट यानी मैक्सिमम जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसके बीच का जो गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब प्रोडक्ट का जो प्लॉट होता है वो ऊपर आ रहा है, रिएक्टेंट का जो फ्लो है नीचे है, तो इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल्स रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब
चेंज होगा तो एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा। इस उच्च ऊर्जा अवरोध को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही हमेशा ज़्यादा होगी। ध्यान रखने ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा होता है और ब्रेक भी हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी जो स्टेबल वैलेंसी है उससे ज़्यादा हो रही होती है, तो इस कारण उसमें क्या होता है? रिपल्सन भी हो रहा होता है, बॉन्ड पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा होता, टूट भी नहीं रहा होता। इस कारण इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेज होती है ये रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बता ही दिया कि क्रिया कारक और ट्रांजिशन स्टेट के बीच के एनर्जी गैप को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के एनर्जी गैप को हम अभिक्रिया उष्मा यानी रिएक्शन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कोई रिएक्शन एक ही पद में यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वहाँ केवल क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। और अगर रिएक्शन दो या दो से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो वहाँ ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी बनेगी, प्लस वहाँ इंटरमीडिएट भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्शंस के दौरान अगर दो या दो से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो वहाँ ट्रांजिशन स्टेट के साथ इंटरमीडिएट बनेगा। अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वहाँ केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा स्टेबल होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो इससे कम होती है। दो पदों में रिएक्शन संपन्न हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट की जो संख्या होगी, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? दो, लेकिन इंटरमीडिएट कितना बनेगा? एक। तो कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदों में जो रिएक्शन संपन्न हो रही है वहाँ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से हमेशा एक कम बनेगा। अब देखो, दो पदों में संपन्न होने वाले, दो स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया? एक इंटरमीडिएट भी दिखा दिया। तो रिएक्शंस की जो हम बात करें तो प्लॉट तो वही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? उसमें कुछ बॉन्ड बनेंगे कुछ टूटेंगे, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे बॉन्ड कंप्लीट बन जाता है तो वहाँ क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। या टूट जाता है तो वहाँ क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट से वापस बॉन्ड बॉन्ड सॉरी यानी रिएक्टेंट क्या करेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ट्रांजिशन स्टेट पे जब बॉन्ड कंप्लीट टूट जाता है, पार्शियल टूट रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, कंप्लीट टूटने पर इंटरमीडिएट, फिर बॉन्ड बन रहा होता है, पार्शियली बॉन्ड बन रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बन जाती है, और जब कंप्लीट बन जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है, इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, यानी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें पार्शियली बॉन्ड बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है? कंप्लीट सारे बॉन्ड होते हैं, इसकी एनर्जी इससे थोड़ी कम होती है, तो ये स्टेबल अवस्था में होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट की एक निश्चित ज्यामिति होती है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की नहीं होती। दूसरी बात, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा एक स्टेप में कंप्लीट उसमें बन सकती है, अधिक पदों में होने वाली अभिक्रिया में बनती है, लेकिन इंटरमीडिएट हमेशा दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया में ही बनती है। तीसरी बात, ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होती है, बहुत क्षणिक होती है, जिसे हम ट्रैप नहीं कर सकते, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है? एक कंपाउंड्स डोनर का काम करता है और एक एक्सेप्टर का, यानी एक इलेक्ट्रॉन धनी होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड्स होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल जैसे पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में बात करें तो पिक्रिक एसिड में तीन NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसी NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये तीनों। पावरफुल विड्रॉइंग होने के कारण ये क्या करते थे? इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देते हैं, और जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और ये किसका काम करता है? ये एक्सेप्टर का काम करता है। और नेप्थलीन किसका काम करता है? डोनर का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ये देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल भी है, यह है 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसमें भी क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ये, और जो मेसेटिलीन के साथ यानी मेसेटिलीन क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा
और इसे अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देता है, ये इस इलेक्ट्रॉन ग्राही को देकर कौन से कंपाउंड बनाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स।